नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ईवीएम पर घमासान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। उससे पहले आए एग्जिट पोल में ज्यादातर ने यूपी में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया है, जिसके बाद ईवीएम पर सियासी घमासान शुरू हो गया। नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर यूपी के कई जिलों में हंगामा हुआ है। वाराणसी, अलीगढ़, सोनभद्र, बदायूं, बरेली, आगरा, मेरठ समेत 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने स्ट्रांग रूम की निगरानी सतर्कता के साथ शुरू कर दी है। दरअसल वाराणसी में सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने 2 वाहनों में ईवीएम को पहड़िया मंडी से बाहर ले जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वाहनों में तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं की स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई थी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, और उसके बाद ही बवाल का दौर शुरू हो गया। ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी की घबराहट और बौखलाहट करार दे रही है कि अखिलेश के लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार में वापसी देखने के बाद सपा के गुंडे, अपराधी, गठबंधन के सहयोगी बौखलाए हुए हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, हमेशा देखते हैं कि ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। अब क्योंकि कल का दिन नतीजों का दिन है और उसके पहले आज इतना हंगामा हो गया, और ये सिर्फ हंगामा आज का नहीं है। जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान भी कुछ लोगों ने इस तरह की चीजें उठाई थी। इस तरह देखा गया था कि कुछ गाड़ियों से बैलेट पेपर मिले हैं। ये तमाम जगह से ये चीजें आई थी। ये क्या दर्शाती हैं और इसका क्या मतलब निकाला जाए? फिलहाल तो ये बहुत गंभीर भी है। मुझे लगता है प्रशासन को इन तमाम चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम जनता ने जो चुना है उसको तो स्वीकारिए। उसमें भी यदि ये तमाम चीजें होंगी और इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो वो अच्छा संदेश नहीं देती हैं। बहरहाल क्या है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है। अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। अब ईवीएम पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे जब एक्चुअल में जब गिनती होगी तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आपके इस प्रकार के बयान मुझे लगता है कि आप बौखलाहट में, घबराहट में देने का काम किए हैं। देखिए, ईवीएम पर घमासान और प्रतिक्रिया भी हमने सुनी है। एक पक्ष का कहना है कि कुछ गड़बड़ी की आशंका है और निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं। पलटवार में ये आता है कि बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। बहरहाल देखिए, जो कुछ भी है कल हम सबके सामने आ जाएगा कि आखिरकार क्या है और जनता ने किसको चुना है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं या ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो बातें आ रही हैं, इनका क्या किया जाएगा? इतने हंगामा होने के बाद भी अब जो भी नतीजे होंगे उसको कैसे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसको कैसे ये एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि कल जो भी होगा उसे स्वीकारना तो होगा। आप उस पर वो लड़ाई को फिर कैसे लड़ेंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत। बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुशील दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहती हूं। क्या पूछूं? ये पूछ लूं कि क्यों करा रहे हैं ऐसा,
या ये पूछ लूं कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए, क्योंकि वर्तमान में यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को बहुत कड़े निर्देश देना चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। अब समाजवादी पार्टी जो हो हल्ला कर रही है या जो हंगामा हो रहा है, अब किस पर सवाल उठे, आप ही बताइए। देखिए, क्योंकि अभी तक सभी लोग अपनी अपनी आंकड़े लगा रहे थे कि किसकी सरकार बन रही है, किसको ज्यादा वोट मिल रहा है, और सारी पार्टियों ने अपनी अपनी मेहनत की। ऐसा नहीं कि किसी ने मेहनत नहीं की, लेकिन देखिए, जो जनता का जो जनमत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, ईवीएम में फिक्स हो चुका है। ऐसे हालात में अगर कोई भी पार्टी, अभी कल काउंटिंग होनी है, काउंटिंग से पहले एक तरफ तो वो समाजवादी पार्टी मान नहीं रही है कि वो कहीं पे जीत रहे हैं, कहीं पे भी हार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं जीत रही है। देखिए कि अगर जो भी जीत हार है उसका निर्णय कल होना है, कल ईवीएम खुलेगा, कल काउंटिंग होगी। अगर आपको अब भी लगता है कि नहीं, जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी चैनल, जितने भी सर्वे रिपोर्ट हैं वो गलत दिखा रहे हैं, तो कल इसका निर्णय हो जाएगा। लेकिन उसको लेकर के हंगामा करना और जगह जगह पे मारपीट की भी घटनाएं आ रही हैं, अधिकारियों के साथ बदतमीजी की भी घटनाएं आ रही हैं सामने, तो इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये कहना चाहिए कि ठीक है, आप ईवीएम की निगरानी करिए, अगर आपको कहीं पे शंका है आप चुनाव आयोग से शिकायत करिए, आप न्यायालय शिकायत, सारी चीजें ठीक है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो उकसा रहे हैं कि नहीं आप वहां पे रहिए और किसी तरह कुछ गड़बड़ी ना होने पाए, उसी उकसाने का नतीजा है कि जगह जगह पे इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जब चुनाव हुए, चुनाव में आपने भाग लिया और उसके बाद में अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो ये लोकतंत्र शर्मसार होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरा कौन बना हुआ है, खतरा पैदा कौन कर रहा है, इसका भी मूल्यांकन समाजवादी पार्टी को अपने आप से करना पड़ेगा, क्योंकि उनके उकसाने की वजह से उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार पे आमादा है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल शर्मसार करने वाली हैं। और चुनाव में सब लोग उतरे हैं, सब लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया, अपनी बातें बताई, अपने तरीके से जनता से वोट लेने का प्रयास किया, और अब ईवीएम में जनता ने अपना जो जनमत है वो पोस्ट कर दिया है। दूसरी बात ये है कि आप जब भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जितने भी सर्वे सब झूठे हैं, हम जीत जाएंगे। वेस्ट बंगाल में देखिए अभी क्या हुआ था, और जो सर्वे हुए और जगहों से चुनाव, उनका आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, और उसके बाद में आप एक हंगामा कर रहे हैं। तो अगर आपको विश्वास है कि आप जीत जाएंगे तो इस तरह हंगामा करने की आवश्यकता है। और अगर आप हार भी रहे, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी हार रही है तो ठीक है, देखिए जनता का जो भी जनमत है उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या 2012 के इलेक्शन में हम नहीं हारे और उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन 5 साल आपको काम करने का मौका मिला। फिर जब हम जनता के बीच में गए, हमने अपनी बातें रखी, हमने अपने वादे किए, उनको हमने पूरा किया। जनता ने किसको चुना है? अब सारे चुनावी वादे, चुनावी गणित और लाभ हानि का आकलन, हमें लगता है सबका समय समाप्त हो चुका है, और इंतजार का भी जो समय था, इंतजार की जो घड़ियां थी वो समाप्त हो चुकी है। कल ईवीएम खुलेगा, और अब तो चूंकि ईवीएम मशीन से वोट पोल होता है तो ये भी नहीं 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में रिजल्ट आ रहा है, शाम तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हड़बड़ाहट और ये डिप्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, और अभी से अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं इसका मतलब आपने मान लिया है कि आप हार रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। केसी जैन जी, इनको परेशानी जो मैं समझ पा रही हूँ वो इसलिए है, 2-3 खबरें आई हैं कि मिर्जापुर में इन्होंने हंगामा किया, इनका कहना है कमरे से बीप की आवाज आ रही थी, बाद में ये पता चला कि वहाँ ईवीएम नहीं थी। सोनभद्र में मतगणना स्थल के पास नायब तहसीलदार के वाहन से बैलेट पेपर मिला, वहां भी इन लोगों ने हंगामा किया था। ये तो वोटिंग के दौरान ही हुई थी ये तमाम चीजें, उसके जस्ट बाद में। तो ये जो चीजें हैं, बरेली का भी घटना स्थल में कोई कचरा वाहन था, वहां पे भी पोस्टल बैलेट, तो ये जो चीजें मिली हैं इसके लिए किसको जिम्मेदार माने? कुछ गड़बड़ कर रहे थे, प्रशासन की मिली भगत थी, या कुछ और था? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप चीजें बता रही हैं कि मिर्जापुर में बीप की आवाज आ रही, देखिए वहां पे हर जगह पे अधिकारी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम मशीनों को कोई सड़क पे लावारिस तरीके से छोड़ दिया गया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो जनता का जनमत है, उसकी सुरक्षा ये और बहुत अच्छे से उसकी सुरक्षा हो रही है। और हमें लगता है जिस तरीके से एक विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री की सुरक्षा होती है, उसी तरीके से इस जनता का जो जनमत है उसकी सुरक्षा हर जगहों पर है।
और ऐसे में मिर्जापुर में अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया तो उसकी जांच हुई। जांच में पाया गया कि जहां पे इन्होंने जिस कक्ष में बात कर रहे थे कि यहाँ से बीप की आवाज आ रही, उस कक्ष में कहीं पे, अगल बगल के भी कक्ष में कहीं पे भी मशीनें ही नहीं थी। तो ये शंका पहले से ये क्या है? ये एक जल्दबाजी और ये एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन ही तो है। आपने पहले से मान लिया कि आप हारे हुए हैं, इसका ठीक है। मतलब आप ये भी कह रहे हैं मुंह से कि नहीं हार रहे हैं, लेकिन मन से मान लिया कि हम आप हार रहे हैं, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप पहले से आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अकमल इमाम जी, देखिए कि बरेली की जो घटना आई या सोनभद्र की जो घटना आई, सोनभद्र में बता दिया कि नायब तहसीलदार जो थे उनकी गाड़ी से बैलेट पेपर बरामद हुए, जबकि वो सादे पेपर थे। तो कुल मिलाकर के एक शंका पैदा करना और शक के आधार पर इस तरीके से हंगामा करना, जहां पर ईवीएम मशीनें है नहीं वहां पे आपको बीप की आवाज सुनाई दे रही है, क्या है? ठीक है। तमाशा ही तो आप खड़ा अकमल कर रहे हैं। इमाम जी, शंका ही पैदा हो रही है या कुछ देखा है उसको सामने रख रहे हैं कि हाँ ये तमाम चीजें थी प्रूफ के तौर पर, क्या माने इसके लिए? सबसे बड़ी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार की शंका है। शंका क्या, ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि चुनाव हार चुके हैं। पहले देखिए, पूरे चुनाव में इन लोगों ने पूरे चुनाव को कम्युनलाइज करने का प्रयास किया है। जनता ने बिल्कुल इनको तवज्जो नहीं दिया। जनता ने विकास के मुद्दे पर, पेंशन की बहाली के मुद्दे पर, नौजवानों के रोजगार पे के मुद्दे पर, महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और कई जगह इन्होंने समाज को के अंदर विभेद पैदा करने की कोशिश की। योगी जी ने भाषण दिया 80 और 20 करने का प्रयास किया, जनता ने उसको भी समझा, इनको नकारा। इन्होंने यादवों के खिलाफ एक नई तरीके की रणनीति बना के एक नान यादव बैकवर्ड एक नाम दिया और लोगों को बांटने का प्रयास किया। पहले देश के हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर बैकवर्डों में यादव और उनके और अन्य यादवों के बीच बांटने का काम किया, जाटों और अन्य एसटी को बांटने का काम किया। तो ये बांटने वाले लोग हैं और ये बांट करके राजनीति करते हैं, ये तो सिद्ध है। अब देखिए, ये जनमत के लुटेरे हैं। ये इस तरह से नहीं लूट पाए, जनता को ठग के, जनता के बीच में विभेद पैदा करके। अगर ये नहीं लूट पाए, जनता ने वोट दिया, जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश की और वोट दिया, इनको हटाने के लिए दिया, इनके विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को दिया। अब वो इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, देखिए बड़े बुरा नहीं मानिएगा, बड़े बड़े व्यवसायियों के बड़े बड़े चैनल हैं और उन्हीं चैनल ने ये रिपोर्ट दी है कि एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये तो कई बार बदल भी जाता है ना अकमल जी, हम इसे इतना क्यों गंभीरता से ले रहे हैं? और भी आए, हम बिल्कुल एग्जिट पोल को गंभीरता से नहीं लेते। हम गंभीरता से इसलिए नहीं लेते कि बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों ने, हेलो, हाँ बोलिए, बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, देश की संपत्ति को कौड़ियों के भाव खरीदने के लिए मीडिया में प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। जितना ताना बाना करना था, मीडिया की सरकार है, सब जानते हैं। बड़े व्यवसायियों की मीडिया है और मीडिया द्वारा बनाई गई हवा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, क्योंकि निवेशक हैं बड़े बड़े व्यवसायी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर निवेश किया हुआ है और ये अपने मालिकों के लिए काम करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां, कल कारखाने जो देश के स्थान है, इसको कौड़ी के भाव उनको देते हैं। उनसे किए वादे और उनके चंदे का और उनके द्वारा बनाई गई सरकार का जो भी ये वापस उनको दे सकते हैं, वो उनकी वापसी करते हैं। खैर छोड़िए, तो उसी मीडिया घराने द्वारा बनाई गई एक हवा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन जनता की हवा जनता ने दिखाया है। जहां जहां अखिलेश यादव जी गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इन्होंने अखिलेश यादव जी की सभा में भीड़ को रोकने का काम किया, लेकिन लोग आए, इतनी तादाद में लोग आए कि जगह नहीं मिली, सड़कें भर गई। हर जगह आपने देखा है, मीडिया ने कवर किया है। और केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक कहीं कुछ हुआ है, अगर अखिलेश यादव जी की सभा हुई है, रोड शो हुआ है, तो भीड़ आई है। और इस बात का ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की जनता दिल खोल करके खड़ी थी, बिना इनसे डरे हुए, बिना इनसे झिझके हुए। अब जब जनता ने वोट दे दिया तो अब इन्होंने वही बिहार की तर्ज पर, बिहार में जिस तरह से इन्होंने जनमत की डकैती की थी,
उसी तरह ये प्रयास करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी, और बनारस इसका प्रमाण बना। आखिर 4 दिन तक प्रधानमंत्री जी बनारस के अंदर रुके रहे, क्या कारण था? इतनी कोशिश के बाद भी जब उनका जादू नहीं चल सका, माँ गंगा का वो नालायक पुत्र कहिए जिसने माँ गंगा का नाम लेके धोखा किया जनता के साथ भी और माँ गंगा के साथ भी, तो जब माँ गंगा के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी वहां जीत रही थी और इनको हार मिलने वाली थी, इनका नैतिक हार इनकी तो उसी दिन हो गई जिस दिन 4 दिन तक प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ करके बनारस में प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कर रहे थे, तभी इनकी नैतिक हार हो गई थी। लेकिन बनारस की जनता ने 7 तारीख को मुहर लगा दी कि नहीं मोदी जी, योगी जी अब मठ में जाएंगे और मोदी जी आपको 24 में गुजरात वापस जाना पड़ेगा। तो इन्होंने डकैती करना शुरू कर दिया। तो ये जनमत के डकैत हैं, और अगर ईवीएम के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है तो निश्चित तौर पे इनको प्रायश्चित करना चाहिए। और ये सर्वविदित है, सामने फोटोग्राफ आई है कि ट्रक के अंदर ईवीएम लदे हुए हैं, चली जा रही है। आखिर क्या कारण है, कहाँ लेके जा रहे थे? ठीक है प्रशासन को जवाब देना चाहिए। राजीव जी क्या लगता है, वाकई में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है या फिर बौखलाहट है या कुछ और है? ठीक है, अकमल जी, ठीक है, वापस आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग शामिल हैं। ये पूरा नेक्सस है जो देश को बर्बाद करने पर और जनमत को बर्बाद करके यहाँ पर संविधान को समाप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। जी राकेश जी। राजीव जी अपनी बात रखिए। ऐसा है जिस तरह की कल से न्यूज अगर आपको ज्यादा दिखाते तो ठीक था। अरे जब आपकी सरकार 2012 में बनी थी तो आपको उम्मीद नहीं थी, आपको उम्मीद नहीं थी। एक मिनट, राजीव जी को देखिए, और भी मेहमान है, उनका पक्ष आने दीजिए। मैं ऑलरेडी बहुत समय देती हूँ बोलने के लिए, राजीव जी को बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। जी जी राजीव जी बोलिए। जयंत साहब आप रुकिएगा जरा। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस तरह से कल न्यूज आने शुरू हुई दोपहर बाद से कि ईवीएम को इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, निर्वाचन आयुक्त हमारा जो हिंदुस्तान का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, निर्वाचन आयुक्त को इसमें सबसे पहले अपना एक रूप जो है स्पष्ट करना चाहिए कि ये ईवीएम कहाँ जा रही थी और क्यों जा रही थी, और क्यों न इनको सारे राजनीतिक दलों को बताया गया कि इस तरह से संदेह का घेरा नहीं लीजिए आप लोग, और ये ट्रेनिंग सेंटर या जहां भी जा रही हो या कहीं शिफ्ट किया जा रहा हो किसी विद्यालय से पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक से आईआईटी में, जहां भी शिफ्ट किया जा रहा था तो क्यों किया जा रहा था। पहला चीज संदेह के घेरे में। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए भारत का या उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयुक्त ने इस पे कोई वो नहीं लिया तो जिलाधिकारी को इस पे करना चाहिए था कि जिलाधिकारी बताते सारे दलों को, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को बताते या ना बताते, लेकिन विपक्ष के सारे दलों को बुला करके और कहते कि हमको ईवीएम की जरूरत है, ट्रेनिंग देना है, और वहां भेजी जाती। अब क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, इसके बारे में तो ये सारी चीजें जिलाधिकारी ही बता सकते हैं, बाकी न तो हमारे जयंत साहब बता सकते हैं और न अकमल जी बता सकते हैं। हम आप चिल्ला सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा पहलू, ये जो सर्वे आ रहा है, हमने एक चैनल में यशवंत राव है उनका सर्वे सुना कि हमने 1 लाख सैंपल लिया। आप एक बात बता दीजिए कि एक विधानसभा में 1 लाख के हिसाब से 250 सैंपल बन रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं कि अगर एक विधानसभा में लगभग 4 लाख मतदाता होता है, 3.25 से 4.25 के आसपास लगभग होता है, 4 लाख आदमी में 250 आदमी का जनमत लेकर के और किसी चीज को बहुत चीजें बना करके गोलमोल की फलाने आ रहे हैं, ठिकाने आ रहे हैं, ऐसा करना, और ये हर जगह फेल हुए हैं। हमको तो लगता है कि ये 10% पास होते हैं, 90% फेल हो गए हैं, और 10% तो मैं ही पास हो जाऊंगा अगर मैं आकलन कर दूं इसी विषय पे 1 महीना चल करके, या हमारे मित्र जयंत साहब हैं इनको 1 महीना एक विधानसभा में लगा दूं तो कम से कम इतना ये जरूर बता देंगे कि फलाने पार्टी हारेगी और फलाने पार्टी जीतेगी या कांटे की टक्कर है इन 2 प्रत्याशियों में। ये तो हम भी बता देंगे, जसवंत राव को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है, उनकी भी दुकान कैसे चलेगी अगर ये बताएंगे नहीं तो, और दुकान चलने के अलावा उनको अपनी पीठ थपथपानी है, तो राजीव उपाध्याय का दल तो इस समय पीठ थपथपाएगा नहीं, क्योंकि ये तो विपक्ष में है। पीठ थपथपा सकते हैं हमारे जैन साहब जो बैठे हुए हैं। इसलिए वो लोग जो है एक तरह से मीडिया का जो घराना है, जैसा कि अकमल जी कह रहे थे, घराने को सामने वाले को खुश करना है, और खुश करने के
एवज में देखे नहीं आपने बंगाल में इन्होंने क्या कह दिया, 195 सीटें आ रही है, आई 77। दिल्ली में कह दिया कि पूर्ण बहुमत बन जा रही भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई। दिल्ली में दो बार यही यशवंत राव ने वो किया, आकलन किया कि नहीं चाणक्य जो इनका वो ग्रुप है कि नहीं इस बार तो पूर्ण बहुमत बीजेपी आ जाएगी, लेकिन केजरीवाल 67 और 3 सीटें इनको, तो उस पे तो हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। वो हमारे मित्र खुश हो जाएं, क्या नाम जैन साहब, कि हमको जो है मीडिया जितवा दी है, बस इतना ही है। कल 9 बजे 10 बजे तक सारे फिगर साफ हो जाएंगे, वो हम जीत रहे हैं कि जैन साहब जीत रहे हैं। जो भी जीते अच्छा सरकार बनावे, अच्छे तरह से काम करे। अकबर भाई की सरकार बनती है वो बनावे, जैन साहब की बनती है जैन साहब बनावे, हमारी बन जाती है हम बनावे। जो भी करे अब जनता के हितों काम करें। और राकेश जी एक चीज आपको बता दें, चुनाव तो कल खत्म हुआ है, परसों से 2 दिन पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दिन पहले से कमर तोड़ महंगाई। मैं बता दूं कि चाहे गृह निर्माण सामग्री हो, ईंटा, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया, आपको बता दें कि लोहा कहाँ गया है। 50 रुपए का लोहा 88 रुपए में आज बिक रहा है। 300 रुपए की सीमेंट, मतलब सीमेंट और सरिया की मैं इसलिए बात कर दिया, मैं दुकानदार नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर दिया कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब आदमी घर बना रहा है। और डीजल पेट्रोल का भाव अभी तो नहीं, लेकिन एक आध दिन में सुनने में आ जाएगा। लेकिन कम से कम रिफाइंड तेल, कड़वा तेल, ये 30-40 रुपया ऊपर जा चुका है। इसके बारे में चाहे जिसकी सरकार बने सोचना पड़ेगा और इसको नीचे लाना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए। नहीं लाएंगे तो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये जनता रोड पे आने का काम करेगी कि भाई हमको महंगाई से निजात दीजिए। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी बना ले, बहुजन समाज पार्टी बना ले, सपा बना ले, उससे इस जनमानस का अपना रोटी रोजी जब तक कमाएगा नहीं, काम नहीं चलना है। ठीक है। तो वहां पे जाना पड़ेगा सरकारों को और वहां पे देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो रही बात ईवीएम की सच्चाई तो बनारस के डीएम ही बता पाएंगे कि क्या है और क्यों ऐसा किया। अगर किया तो सरकार को चाहिए कि उनको सस्पेंड करे और सस्पेंड करके इस चुनाव गतिविधियों से हटावे, और जब वो पाक साफ हो जाए फिर से बहाल करे, जो सरकार आवे वो बहाल करे। लेकिन कम से कम इस समय अगर इस सारी चीजों को एक पाक साफ अगर दिखाना है तो आयोग को चाहिए कि इस समय तो भाई मुख्यमंत्री को ही देंगे, इस समय मान के चला जाए तो इन सब मामलों के लिए आयोग ही है। तो आयोग को चाहिए था कि यहाँ के जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटा करके और इस पे निष्पक्षता का परिचय देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इससे तो हम तो कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। वो संस्थाएं जो स्वतंत्र होती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कार्य कर रही है। ठीक है सुशील जी, क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को यूपी में बहुत नजदीक से देख रहे होंगे, इलेक्शन भी देखा होगा, वोटिंग भी समझी होगी, और अब ये जो हंगामा हो रहा है या ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, एग्जिट पोल भी देखा होगा। क्या लगता है सुशील जी आपके नजरिए से, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि किसकी सरकार बन रही है, ये तो अब हमें कल पता चलेगा, लेकिन ये जो हो हंगामा है, ईवीएम पे सवाल जो उठ रहे हैं या संदेह के घेरे में निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, उसके लिए क्या लगता है आपको? जी मैं तो बधाई दूंगा गोदी नहीं, लोभी और मैनेज मीडिया को, जो उन्होंने इतना शानदार एग्जिट पोल दिया। कम से कम कुछ खुवाल तो आया, कुछ उठा पटक दौड़ भाग ले दे तेरे की तो हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे जरा सा भी मैनेज किया गया होता इस सत्ताधारी मीडिया द्वारा, सत्ताधारी लोगों द्वारा जरा सा भी, तो मैं आपको बताया क्या लिखता। 400 सीटें आ रही हैं वर्तमान सरकार की, 1 सीट सपा की, 1 सीट भाजपा की, 1 सीट कांग्रेस। मैं 400 दिखाता, 399 प्लस दिखाता। ये तो इन लोगों ने नमक का पूरा हक ही नहीं अदा किया जो ये गोदी मीडिया ने दिखाया है। बहुत कम दिया, लेकिन खैर कल आ जाएगा। मैंने अभी होली में चकल्लस लिखी है आज अपने फेसबुक पेज पे, फ्रीलांस उसी कलम से। होली पे मैंने लिखा है कि बीजेपी होली गीली होगी, सपा की गजब होली होगी, भाजपा की सूनी होली होगी, सूखी, और कांग्रेस की होली जल गई, और ओवैसी की होली अपूरी लगी गुजिया हो गई। ये मैंने लिखा है, बाकायदा उसको लिख दिया है फेसबुक पे। खैर अब आया ईवीएम की हल्ला गुल्ला पर। तो राखी जी, बेशक चुनाव आयोग जिम्मेदार है इस सब बातों में। पूरे चुनाव में आप गौर करिए, कितने हल्के हल्के बयान आए, कितने भड़काऊ बयान आए, कितने लो लेवल के बयान आए, लेकिन एक भी नोटिस चुनाव आयोग ने जारी की हो तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है। एक किया, हाँ वो उसने किया मऊ में, उसने कहा कि अधिकारियों को देख लेंगे, तो उस पर 24 घंटे के लिए किया।
तो क्या अकेले उसी ने बयान दिए थे? तमाम लोगों ने बयान दिए थे। अब बात आई, अगर चुनाव के समय पर नियंत्रण चुनाव आयोग के हाथ में है तो एक भी पर्ची अगर बाहर आ जाए, एक भी वो मतपत्र, वो बैलेट, वो वाला जो डाक से आते हैं, वो बाहर आ जाए तो बड़ी बात है। अभी मैं देख रहा था वीडियो में, डीएम डाक रही है एसडीएम को, कैसे बाहर आ गए? सिग्नेचर की वो बैलेट कैसे बाहर आ गए? दूसरी बात, एक इधर ट्रकों मशीनें दिख रही हैं। हम कह रहे हैं मान लीजिए ठीक है, वो प्रशिक्षण को जा रही थी, वो कबाड़ में जा रही थी, निकली कैसे? इस समय ईवीएम का मतलब होता है इससे वाला सेंसिटिव, संवेदनशील कोई विषय वस्तु है ही नहीं। तो निश्चित रूप से फेलुअर चुनाव आयोग का है, निश्चित रूप से फेलुअर कहीं ना कहीं प्रेशर है शासन सत्ता का। वरना एक भी ईवीएम तो छोड़ दीजिए, उसका हैंडल बाहर नहीं निकल के आना चाहिए, उसका खोल बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। ये पूरी ईवीएम कूड़ेदान में, कूड़ा गाड़ी में, ट्रक में, टाटा हाथी में, छोटे हाथी में कैसी भी है, क्यों मिल रही है? आखिर ये शासन प्रशासन लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, प्रशिक्षण होता है, महीनों से चुनाव का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। ये मैं बता दूं, ईवीएम सुरक्षित है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हमारी फोर्स में सुरक्षित है। और रिजल्ट जो आएगा सबको मालूम है, आपको बता दें, रिजल्ट सब बीजेपी को भी मालूम है और सपा को भी मालूम है। लेकिन एक तरफ आशंका इस बात की है, जो वो अंदर खाने जानते हैं, तो इस समय आशंका इस बात की कि हम जीत रहे हो, कहीं ये गड़बड़ न करते हैं। बात यहाँ पर आके खड़ी हो रही है और इस बात का समाधान केवल चुनाव आयोग कर सकता है, ठीक है, केवल प्रशासन कर सकता है। और राखी जी, एक बात और भी है, जल्दी से ईवीएम पर अखिलेश यादव द्वारा उठाए सवाल का जवाब केशव मौर्य क्यों दे रहे हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? इस समय केशव मौर्य तो प्रत्याशी की भूमिका में है ना। अगर पार्टी सवाल उठा रही है तो चुनाव आयोग का प्रेस करके पूरा जवाब देना चाहिए। चलिए, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, ये विषय बहुत लंबा है, हम इस पे चर्चा में बैठेंगे, बहुत वक्त की जरूरत है, समय की सीमा थी। ईवीएम पर घमासान है, बस आज की बात थी, कल सुबह से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और सब समझ में आ जाएगा। कई सारे सवाल, कुछ व्यवसायिक, बड़े बड़े उद्योगों वाले, मीडिया जो जुड़े होते हैं, उन पर भी सवाल उठे। देखिए, एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते, हमने शुरू से कहा है, जो आए हैं आप लगाइए मीडिया पर जितना आरोप लगाना है। कल जब नतीजे आएंगे और यदि भारतीय जनता पार्टी ही आगे आई, तब हम सवाल पूछेंगे कि अब आप बताइए किसकी गलती थी और क्या था। इसलिए आज बोलने से कोई फायदा नहीं है, इंतजार कल तक का है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।